हेलो दोस्त। तो कैसे हो आप सब? तो चलिए, आप जानते हैं कि इसके बाद हम क्या बोलने वाले हैं। तो आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए होंगे, आप फिर पुराना भी होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में स्टार्ट किया था, तो आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो लिमिटेशन का जो अरहेनियस का लिमिटेशन है, यानी कि उसका क्या क्या गड़बड़ी हुआ, फिर क्या क्या गलती हुआ, तो इसी के लिमिटेशन को हम आज पढ़ेंगे। तो आज हम लिमिटेशन पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले जो हमने कल बताया था, कल क्या बताया था, कंडीशन को बताया था। तो आज हम लिमिटेशन का जो उसका अरहेनियस का कंडीशन था, तो उस कंडीशन को हम बताए थे। तो आज हम उसका लिमिटेशन को पढ़ेंगे। तो आज हम लिमिटेशन में बात करेंगे कि जो लिमिटेशन अरहेनियस का जो लिमिटेशन था, तो उसका लिमिटेशन में यह आ जाएगा कि लिमिटेशन करने का मतलब होता है कि जो आने नियम कानून बनाया उस समय, और उस नियम कानून के द्वारा जो फॉलो नहीं कर पाया, उसी को हम लिमिटेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि किसी का भी जब लिमिटेशन की बात होगा, तो लिमिटेशन मतलब समझ आइए कि जो उसने अपना जो पहला थ्योरी दिया था, उस थ्योरी का जो कुछ गड़बड़ हुआ, तो उसी का सुधार जो होने वाला है, और फिर जो गड़बड़ी हुआ था उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लिमिटेशन का मतलब यही होता है। तो आज हम इसका जो लिमिटेशन पढ़ेंगे, तो इसका जो पहला लिमिटेशन हो जाएगा। तो पहला लिमिटेशन में हम यहाँ बात करेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो आयोनाइजेशन हुआ था, तो उसने बताया कि जो एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर होता है या फिर कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। तो अरहेनियस के द्वारा बोला गया था। और जो होता है माइनस प्लस में टूटता है, यानी लेविस एसिड एंड लेविस बेस के रूप में टूटता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, यानी कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने बताया था कि जो यह होता है कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। तो इसमें बात करेंगे कि जो यह कंप्लीटली आयनाइज करने का मतलब होता है कि यह जो होता है वह 100% कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। तो इसमें हम इसी लिमिटेशन जो है, यानी कि अरहेनियस के द्वारा यही नहीं बता पाया कि जो यह होता है कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। तो इसी लिमिटेशन को हम पढ़ेंगे। और जब दूसरा नंबर में लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे, तो दूसरा नंबर में लिमिटेशन जो हो जाएगा, पहला नंबर दूसरा नंबर में लिमिटेशन में हो जाएगा कि जो अरहेनियस के द्वारा बोला गया था। तो अरहेनियस 1884 में बोला गया कि जो आयनाइज हो जाता है, और फिर किसी इलेक्ट्रोलाइट को जब हम आयनाइज करते हैं तो उसको एक्वस सॉल्यूशन में ही डालना पड़ता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में ही डालेंगे, यानी कि जो आयनाइज हो जाता है और मोल्टेन स्टेट में भी आयनाइज हो जाता है। कहने का मतलब यह होता है कि जो उसने बोला कि एक्वस अरहेनियस के द्वारा बोला गया था कि हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को जब आयनाइज करवाएंगे, तो उसको किस में डालना पड़ेगा, उसमें हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में डालना पड़ेगा, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये भी इसका लिमिटेशन बन गया कि अब यदि हम बाद में देखते हैं, इसके बाद जो थ्योरी आया, यानी इसके बाद जब और सारा डेवलप हुआ, तो उसमें अब देखा गया कि जो होता है वह इसका जो लिमिटेशन आता है कि एक्वस सॉल्यूशन में डालना पर ही होता है। तो उसका थ्योरी का आता है जब अगला, तो इसी पर बेसिस के द्वारा बताया गया कि जब हम मोल्टन स्टेट में डालते हैं, मोल्टन जब हम मोल्टन स्टेट में डालते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट को, तो वह आयनाइज होता है और बिना एक्वस सॉल्यूशन का भी आयनाइज हो जाता है। और यदि हम अगला बात करेंगे, तो अगला में हम यह देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो अगला बात करेंगे कि जब ये आयनाइजेशन के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन कंप्लीटली आयनाइज यानी परसेंटेज आयनाइजेशन के बारे में नहीं बताया, यानी कि जो तीसरा नंबर में देखेंगे परसेंटेज आयनाइज, परसेंटेज आयनाइज के बारे में कोई भी थ्योरी या फिर कोई भी फार्मूला नहीं दिया। तो चलिए हम सब कुछ देख लेते हैं, उसके बाद भी हम अगला टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो समझ लेते हैं। हमने आगे इस पर अपना इतना सारा लेक्चर दिया कि आपको समझने में अच्छा होगा, क्योंकि जितना भी सारा अभी बताया उसको हम लैंग्वेज के अनुसार में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो यदि हम पहला टॉपिक जो मेरा होता है वह होता है लिमिटेशन ऑफ
limitation of Arrhenius theory of electrolytic dissociation. इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो आज का जो टॉपिक है, तो आज का टॉपिक में हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो चलिए इसका जो पहला पॉइंट होता है, और पहला पॉइंट में लिख लेते हैं कि देयर आर ऐसे भी जो बीएससी का एग्जाम होता है सेमेस्टर में, तो लिमिटेशन पूछने का ज़्यादा संभव नहीं रहता है। इसका जो पूछता हुआ डिपेंड जो फैक्टर अफेक्टिंग करता है उसी को पूछा जाता है हमेशा लगभग। तो उसी को भी आगे पढ़ेंगे। तो पहले इतना समझते हैं कि देयर आर फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इतना सारा हमने इसलिए लिखा कि जो लिमिटेशन के बारे में पूछा है, तो कुछ तो इतना लिखना जरूरी बनता है कि एक ही बार तो मतलब तुरंत एक ही बार नहीं लिख सकते पॉइंट बाय पॉइंट में, तो इतना सारा लिखना जरूरी बन जाता है। तो चलिए अब हम पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। तो बस वही पॉइंट में बात करेंगे कि दिस थ्योरी डज नॉट सपोर्ट, चाहे आर्हेनियस थ्योरी डज नॉट सपोर्ट आर्हेनियस theory or does not Arrhenius theory or does not support of a strong electrolyte क्या हुआ कि Arrhenius theory does not support a strong electrolyte, यानी कि जो Arrhenius का थ्योरी था वह strong electrolyte में सपोर्ट नहीं किया because a strong electrolyte are completely ionized in an aqueous solution। हमने क्या बोला कि जो आर्हेनियस थ्योरी होता है, आर्हेनियस थ्योरी था और डज नॉट एक्सप्लेन कर पाया क्या चीज, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर कंप्लीटली आयनाइज्ड। यानी कंप्लीटली आयनाइज करने का मतलब हम यहाँ भी ये लिख सकते कि दैट इज 100% आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। चलो हमने इसमें पहला पॉइंट में देखा कि आर्हेनियस थ्योरी डज नॉट सपोर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन यानी दैट इज 100% आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जो हमने पिछला लेक्चर में बताया, यानी कि पिछला चैप्टर स्टार्ट करते समय जो अभी फिलहाल लेक्चर स्टार्ट करते समय बताया, तो बस इसी के बारे में बताया गया कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वह इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि यह जो होता है वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। तो जिसका हम यदि दूसरा पॉइंट को लिखेंगे तो दूसरा पॉइंट में हम बात करते हैं कि जो दूसरा पॉइंट में हमने क्या बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वह विदाउट एक्वस सॉल्यूशन का भी हो जाता है। तो दिस थ्योरी डज नॉट सपोर्ट, दूसरा पॉइंट में थ्योरी डज नॉट support an electrolyte or dissociation without dissolving
without dissolving in an aqueous solution. Aqueous solution, and because it is molten state and it is completely ionized and it is ionized in and molten state in molten state. इसका कहने का मतलब होता है कि दिस थ्योरी डज नॉट सपोर्ट एन इलेक्ट्रोलाइट आर डिसोसिएशन विदाउट डिजॉल्विंग इन एक्वा सॉल्यूशन। यानी इसमें नहीं बताया जो फिलहाल इस थ्योरी में यदि हम देखेंगे अब के समय में, तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है वह विदाउट डिजॉल्विंग किए हुए, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन में या फिर इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में विदाउट डिजॉल्विंग किए हुए भी उसको आयनाइज कर सकते हैं। तो थ्योरी यह काम नहीं किया। यदि हम और इसका तीसरा पॉइंट को देखते हैं, तो तीसरा पॉइंट में हम बात करेंगे कि जो तीसरा पॉइंट में हम यह बात कर रहे हैं कि तीसरा पॉइंट में बताया गया कि जो इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन होता है यानी आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन, तो उस आयनाइजेशन का कोई भी फॉर्मूला नहीं दिया गया। तो दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन or in any method. This theory does not explain in any method. This theory does not explain in any method and not give any formula calculate the percentage ionization। इस थ्योरी में अभी नहीं बताया गया था कि जो परसेंटेज आयनाइजेशन होता है वह कैसे कैलकुलेट हम करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें हमने आज जो पढ़ा तो आयनाइजेशन के बारे में पढ़ा। आयनाइजेशन में हमने इसमें देखा कि जो तीनों का अरेंजमेंट का जो लिमिटेशन था और किसमें काम नहीं करता है। तो यदि हम अगला टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो अगला टॉपिक में हम यह देखेंगे कि हमें आशा है कि आप इस टॉपिक को समझे अच्छी तरह से कि इसका लिमिटेशन क्या क्या था। तो यदि हम अगला टॉपिक में बात करते हैं तो अगला टॉपिक का कुछ देख लेते हैं, क्योंकि इसको बताएंगे अगले लेक्चर में। तो अगला टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो इसका फैक्टर अफेक्टिंग करता है या फिर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो स्टूडेंट इसमें जब हम बात करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन में, यानी कि जो इसका इलेक्ट्रोलाइट होने का जो फैक्टर अफेक्ट करता है वह किस पर करता है। तो यदि हम पहला देखेंगे तो पहला हो जाएगा क्या चीज, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और फिर नेचर ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम अगला क्लास में पूरा अच्छी तरह से बताएंगे। तो हम इसमें हम देख लेते हैं कि अच्छा मैं बता देना चाहते हैं कि जो फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कांस्टेंट होता है फिर डिसोसिएशन होता है, इसका बहुत सारा होता है, 3-4 ऐसे होते हैं जिस पर फैक्टर को अपना अफेक्ट करता है। तो देखेंगे पहला कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन में हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होता था, यानी कि यदि हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या बताया गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बताया गया कि जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, यानी कि 100% कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। तो इसमें हम इसी को देखेंगे कि जो यदि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को हम लेते हैं और उसको हम यदि आयनाइज करवाते हैं तो वह जो होता है कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। हमने पिछले क्लास में बताया था 4 मोल के बारे में कि 4 मोल कैसे लेंगे। तो
तो जो आयना हो जाता है, तो आयना जो जाता है तो इसका पूरा 4 मोल उधर प्रोडक्ट के साथ चल जाएगा। तो इसमें नेचर ऑफ इसी पर आधारित होता है। और यदि हम एक इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे तो एक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, कंपैरेटिवली आयनाइज नहीं होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बच जाता है। तो यदि हम नेचर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो इसमें यही होगा। फिर यदि हम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, दूसरा यदि हम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर के बारे में यदि हम दूसरा बात करते हैं तो टेम्परेचर के बारे में जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन बढ़ेगा। तो ये सब इसी पर डिपेंड करता है। फिर अगला हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर को हम वहीं समाप्त करते हैं। तो आज का लेक्चर में हमने पढ़ा कि लिमिटेशन था एनएस का, कैसे कैसे